नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं। आज संडे है, आज करंट अफेयर्स नहीं आता था, बट आज मैं सोता था, लेकिन आज मैं सोया नहीं इसलिए क्योंकि अभी मैं 17, 18, 19, 20 को करंट अफेयर्स नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। थोड़ा सा एक फैमिली फंक्शन है, फैमिली फंक्शन क्या मतलब दोस्त की शादी है, उधर जाना है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ पाएंगे। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज है 16 जनवरी और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शामिल हैं आपके सामने। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अब जो करंट अफेयर्स 21 तारीख को आएगा वो 7 बजे आएगा। वो कब आएगा? वो 7 AM आएगा। तो ये टाइमिंग आप जरूर नोट रखिए। अब बारी है आज की करंट अफेयर्स करने की, और आज के करंट अफेयर्स से सबसे पहले रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी सभी पीडीएफ, मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर तुरंत मिल जाएगी। इसके बाद आज के हमारे हेडलाइंस कुछ इस तरीके से है कि 15 जनवरी को हमने मनाया भारतीय सेना दिवस। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम $374.96 मिलियन में फिलीपींस को बेचा जाएगा। भारत की तस्नीम मीर बनी नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी। पेटीएम पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना। अवनीश पांडु भारत तोलन के पहले एचपीडी यानी कि हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त। इंग्लैंड में मिली 10वीं सदी की भारतीय मूर्ति, उसे वापस भारत लाया गया। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर 2022 में संपन्न हुआ। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर कर दिया है ट्रेन मैनेजर। गार्ड अच्छा नहीं लगता था, मैनेजर कर दिया। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। रैंकिंग खिसक गई है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और ऐसा ही अभी कुछ हुआ कि अभी हाल ही में आपका रिजल्ट आया। किसका? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कंसर्न मेरे पास आए कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे में घर वाले जो हैं वो मुझे बार बार टोक रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए, जब आपका रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इसको कोई नहीं देखता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। एफर्ट्स आर नॉट अप्रिसिएटेड, एफर्ट्स आर नॉट अप्रिसिएटेड बट रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम का अप्रिसिएशन होता है, आपके एफर्ट का कोई भी अप्रिसिएशन नहीं होता। आप लाख मेहनत करें, आप दिन रात पढ़ें, लेकिन अगर आप परिणाम नहीं देते हैं तो उसकी कोई भी अप्रिसिएशन नहीं होती। उल्टा परिणाम ना आने पर निंदा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें, और जब आपको लगे कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर मन में सोच लें कि इन लोगों को मैं एक दिन दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। अपने आप को प्रूव करने का आपका एक ही तरीका है, अपने आप को आगे लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि आप परिणाम दें। अगर इस बार आप परिणाम नहीं दे पाए हैं तो अगली बार परिणाम दें। ग्रुप डी की परीक्षा है, आप वहां पर तैयारी करें। एसएससी की परीक्षा है, आप वहां पर तैयारी करें और पूरे तन मन से तैयारी करें। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है यार इतना तो पढ़ ही रहे, इतना कौन पढ़ता होगा, बट दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त। अगर आज की डेट में आप मारुति 800 खरीद सकते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर और बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए हैं। अगर आप यहाँ पर BMW खरीद सकते हैं तो लोग ऑडी लिए नजर आएंगे। अगर आप ऑडी खरीद लेते हैं तो लोग जगुआर लिए नजर आएंगे। अगर आप जगुआर ले लेते हैं तो लोग लंबोर्गिनी लिए नजर आएंगे। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहाँ 8 घंटे पढ़ने वाले भी हैं, और अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहाँ 16 घंटे पढ़ने वाले भी हैं, और अगर आप यहाँ पे 16 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहाँ 24 घंटे पढ़ने वाले भी हैं। तो अगर आपको फाइट करनी है तो आप एग्जाम हॉल में फाइट नहीं कर सकते। ये फाइट आपको आज ही अभी से शुरू करनी होगी। सीबीटी 2 की परीक्षा है। मैं उन सभी से विनती करूंगा, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो कोई कसर ना छोड़े। उनके शरीर में जितना दम है, जितनी ताकत उनके शरीर में है, अपने शरीर को एकदम निचोड़ने की हद तक पढ़ाई करें। जब आपका शरीर जवाब दे जाए, जब आपका दिमाग जवाब दे जाए कि नहीं बस आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तब जाके अपने बिस्तर पे जाएं, वरना बिस्तर छोड़ दीजिए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 महीने की मेहनत है और नौकरी आपके हाथ में होगी, और ये 1 महीने की मेहनत आपको जिंदगी भर का आराम देगी। एक सरकारी नौकरी आज भी, कम पैसे की सरकारी नौकरी भी आज भी बहुत सुकून देती है। जब आप बीमार हो जाते हैं या परिवार में कोई कष्ट आ जाता है और आपको परिवार को समय देना होता है, उस समय सरकारी नौकरी बहुत मजा देती है, क्योंकि आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही होती है।
उसके लिए आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होता और आपको काम करते रहना होता। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप बहुत मेहनत करेंगे। आज से प्रॉमिस करिए, मुझसे वादा करिए कि आप मेहनत करेंगे और जब आप सफल होंगे तो मुझे फोन भी करेंगे। तो फिलहाल आप चलते हैं आज के करंट अफेयर्स से पहले प्रीवियस डे रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल हमने जो चीजें पढ़ी थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रीवियस डे रिवीजन में कल हमने पढ़ा था कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन के एम करियप्पा जो भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, वो रिटायर हुए थे। वीडियो शेयर कर देना। आगे, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के हथियार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनवरी 2022 में भारत और जापान के जहाजों ने समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर आयोजित किया? तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया। 14 जनवरी 2022 को निम्न में से किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया? तो देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है वो पाकिस्तान लेकर के आया। मेरे पास टेम्परेचर जो है जहां पर मैं हूं यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मेरे कमरे में हीटर वगैरह चल रहा है इसलिए मैंने ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे हैं। आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है आज आप बताइए, देखते हैं आज सबसे ठंडा किधर है। चलिए फटाफट कमेंट में लिखकर बताइएगा, वीडियो के बाद बताइए ताकि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री ने कहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो प्रौद्योगिकी केंद्र है वो कहां पर उद्घाटित किया है? वो किया है पुदुचेरी में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन प्रतिशत है? तो 24.62% कुल वन आवरण है हमारे पास। क्या है? 24.62% कुल वन आवरण है। जनवरी 2022 में ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये 20वां संस्करण है जो अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। सुश्री विनीशा उमाशंकर को भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक कांस बैटन रिले के बैटन धारक के रूप में चुना गया है। वह किस राज्य से है? वह तमिलनाडु से। वो कहां से है? वह तमिलनाडु से है। हाँ आज बहुत ठंड है कानपुर में। अब मैं जा रहा हूं देहरादून। खादी हस्त निर्मित कागज की चप्पल किसने लॉन्च की है? केवीआईसी। लोग गर्मियों में जाते हैं, मैं ठंडियों में जा रहा हूं, बर्फ देखने जा रहा हूं मैं। आज तक मैंने कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा है। लवलीना बोरगोहेन ने असम पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? वह बॉक्सिंग से संबंधित है। एर्नाकुलम में कुंबालंगी पंचायत को सैनिटरी नैपकिन से मुक्त घोषित किया गया है। यह कहां पर है? तो यह केरला का है। केरल का एर्नाकुलम कुंबालंगी। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? यह है एचडीएफसी। ये कौन सा बैंक है? यह है एचडीएफसी। अब बारी है आज की करंट अफेयर्स करने की। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी तो वही है कि भारत में सेना दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में जो सेना दिवस है ये प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी सन 1947 को 15 जनवरी सन 1947 को आपके जो पहले भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष थे केएम करियप्पा ने पदभार संभाला था। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा। इससे पहले फ्रांसिस बुचर थे, वो आखिरी ब्रिटिश भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे। कमांडर इन चीफ के रूप में आपके अपॉइंट किए गए थे भारतीय सेना में 15 जनवरी। कल हमने इसके बारे में काफी कुछ देखा। तो 15 जनवरी 1949 को, सॉरी मैंने 47 बोला था, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस बुचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। केएम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। उस समय से ही 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे मनाया जाता है। इस बार कौन सा आर्मी डे मनाया जा रहा है? इस बार आपका 74वां आर्मी डे मनाया जा रहा है। इस बार आपका कौन सा आर्मी डे मनाया जा रहा है? 74वां 74th आर्मी डे इस साल मनाया गया है केएम करियप्पा जी की याद में। और जब ये रिटायर हुए थे तो हम लोग सशस्त्र दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 15 जनवरी को एक और दिन मनाया गया और यह है आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 147वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। भारतीय मौसम विभाग की आपकी 5 वेधशालाएं हैं, जिनमें से एक आपका चेन्नई में है, एक आपका मुंबई में है, एक आपका पुणे में है और एक आपका तिरुवनंतपुरम और एक आपका गोवा के पणजी में है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र लेह में स्थित है। कहां पर स्थित है? लेह में। तो 15 जनवरी को हमने क्या मनाया? 147वां भारतीय मौसम विज्ञान दिवस। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
वर्तमान समय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वर्तमान समय में हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है यार, मेरे को पता नहीं है इलाहाबाद, कल मैं सो गया था, कल मैंने बल्ब 2 दिन, परसों रात में मैं पूरा एनालिसिस करता रहा रेलवे के रिजल्ट का। कल स्कोर कार्ड आया तो मैं सो गया, फोन ऑन बंद करके एकदम ही सो गया था, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब मैं सुबह से अब देखना शुरू करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 जनवरी को मनाया ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे का मतलब ये हुआ वर्ल्ड पीस डे भी मनाते हैं। 4 जनवरी को हमने मनाया वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। इसके अलावा 6 जनवरी का वर्ल्ड डे फॉर ऑर्फन यानी युद्ध अनाथ बच्चों के लिए दिवस। 9 जनवरी को उन्होंने मनाया प्रवासी भारतीय दिवस। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को हमने मनाया इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को हम लोग मनाएंगे पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस मनाएंगे? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाएंगे? पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को एक और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को मनाएंगे रिपब्लिक डे यानी कि आपका गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को इसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती। 30 जनवरी को हम लोग मनाएंगे शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। तो ये सारे के सारे जो डेज हैं ये आप जरूर याद रखिए। ठीक, अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाते टाइम मुझे बार बार कमेंट मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करो करंट अफेयर्स के टाइम, क्योंकि करंट अफेयर्स में इतना फैक्ट होता है। आपका मेरा ध्यान अगर आपके कमेंट में जाता है तो मैं कोई ना कोई फैक्ट भूल जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरे साथ ये होता है। आप बाकी लोग नहीं होता होगा किसी के साथ, पर मेरे साथ ये होता है कि अगर मेरा ध्यान किधर किधर गया तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने क्या आया था। तो अभी मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, ये मत पूछा करो कि इधर ऐसा है उधर ऐसा है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला देश बना है? देखिए ये पहली बार नहीं है कि हम अपने यहां से कोई मिसाइल निर्यात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आकाश मिसाइल जो है वो निर्यात की थी। अब ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के? देखिए, जैसे विश्व का जो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है उसमें से भारत है, और भारत जो है बहुत ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? अमेरिका से खरीदता है। अमेरिका का बहुत ज्यादा रिवेन्यू है, इवन अमेरिका है या रशिया है या आपका इजराइल है, इनका बहुत सारा रिवेन्यू इनके डिफेंस सेक्टर से आता है, क्योंकि ये हथियार बेचते हैं, हथियार निर्यातक देश है। भारत धीरे धीरे इसमें कदम बढ़ा रहा है। अभी क्या हुआ नवंबर 2021 में, जी हाँ पिछले साल नवंबर 2021 में फिलीपींस जो कि दक्षिण चीन सागर में है, मैं मैप दिखाऊंगा अभी आपको, वहां पर क्या हुआ कि 2 उसकी सप्लाई बोट पर चाइना की बोट ने हमला कर दिया। इवन उसके ऊपर उन्होंने वाटर कैनन भी चलाए। इसको फिलीपींस ने बहुत ही ज्यादा मतलब बेइज्जती भरा महसूस किया, और उसके तुरंत बाद ही 2019 से ये डील चल रही थी ब्रह्मोस की कि ब्रह्मोस खरीदना है, ब्रह्मोस खरीदना है, ब्रह्मोस खरीदना है। अब जाके ये डील फाइनलाइज हुई। लेकिन इसमें दिक्कत एक रोड़ा है कि इस डील में से पहले भारत ने S-400 सिस्टम जो है वो किससे खरीदा था? भारत ने S-400 सिस्टम रसिया से खरीदा था। इसके बाद भारत क्या करने वाला है? ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने वाला है। ब्रह्मोस एक साधारण मिसाइल नहीं है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये हो गया कि ये ध्वनि की लगभग 2.8 गुना गति से जा सकती है। इसकी रेंज भी अच्छी खासी है। इवन आप इसको हेलीकॉप्टर पे ले जा सकते हैं, आप इसको सुखोई पर ले जा सकते हैं, और आप इसको नौसेना की तरह शिप पे भी ले जा सकते हैं। इसकी गति के कारण इसको पकड़ना आसान नहीं होता। बहुत बड़ा एडवांस सिस्टम भी ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे में इतनी तगड़ी मिसाइल किसी और देश को देना किसी और देश के लिए खतरा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है काटसा। काटसा क्या है? काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन ना। तो मतलब अमेरिका के खिलाफ काटसा जो है ये एक एक्ट है, ये एक अधिनियम है जो अमेरिका ने खुद पारित किया हुआ है कि जो भी अमेरिका के खिलाफ, जैसे रसिया है, चाइना है, इस तरीके के जो देश इनसे ज्यादा व्यापार करने लगेंगे या इन देशों को ज्यादा बढ़ावा देने लगेंगे, तो अमेरिका उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा सकता है। किस तरीके के प्रतिबंध लगा सकता है? वो उनके साथ हो सकता है कि हथियार निर्यात बंद कर दे, या हो सकता है उनके ऊपर व्यापार बंद कर दे। तो इस तरीके से काटसा के ऊपर जब हमने S-400 लिया था, टर्की ने भी लिया था, तो टर्की के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। टर्की के साथ उन्होंने व्यापार बाकी बंद कर दिया। इवन ये भी कहा कि टर्की के साथ बहुत सारे प्रतिबंध टर्की के ऊपर लगाए।
अगर हम ब्रह्मोस का निर्यात करते हैं तो एक बात ये क्लियर है कि काटसा के तहत हम पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, या फिर वो ये कह सकता है कि जितने का तुमने ब्रह्मोस सप्लाई किया है उतना ही माल हमसे खरीदो। मतलब हमारे, क्योंकि ब्रह्मोस भाई जाहिर सी बात है कि अगर फिलीपींस भारत से खरीद लेगा तो अमेरिका से क्यों खरीदेगा, तो ऐसे में अमेरिका मार्केट को खतरा हो सकता है। तो काटसा के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि अपनी मुसीबत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी मुसीबत से खुद ही लड़ना, ऐसा अमेरिका का एक्ट है। फिलहाल जब बराक ओबामा थे तो बराक ओबामा ने काफी छूट दी थी, लेकिन जब से जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप रहे उन्होंने थोड़ा सा टाइट बिहेवियर अपनाया अपना सब। तो फिलहाल यहां पर आंसर है फिलीपींस। अब आंसर क्या, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इससे पहले कौन सी मिसाइल निर्यात की गई थी? इससे पहले आकाश मिसाइल को जो है वो निर्यात के लिए ओपन किया गया था, लेकिन अभी किसी भी देश के साथ उसकी बिड जो है वो फाइनल नहीं हो पाई है। इस तरीके से अगर ब्रह्मोस चली जाती है तो ब्रह्मोस पहली मिसाइल होगी जो भारत से बाहर जा रही है। फिलहाल ये सौदा लगभग 2780 करोड़ रुपए का है। ये सौदा कितने रुपए का है? 2780 करोड़ रुपए का है। और चीन की लाल हो गई है भाई, चीन का एकदम बौखला गया है कि फिलीपींस को तुम मिसाइल दे रहे हो ब्रह्मोस हैं, तो भैया तुम भी तो पाकिस्तान के साथ, अब जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो क्यों? क्योंकि फिलीपींस जो है वो चाइना के एकदम बगल में है। आप देखना, मैं मैप में दिखाता हूं अभी आपको, ये देखो, ये आपका फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस जो है दक्षिणी साउथ चाइना सी में आता है, और यहां पर ये आपका चाइना शुरू हो जाता है। तो अगर भारत यहां से सप्लाई कर रहा है, देखो इंडिया कहां से सप्लाई कर रहा है, इंडिया यहां से सप्लाई कर रहा है इसको, तो ये दक्षिण चीन सागर वाला एक देश है, उसको मजबूत बना रहा है, उसके साथ अपने रिश्ते जो है वो मजबूत बना रहा है। जैसे चाइना करता है ना, चाइना अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ मजबूत बनाता है, तो वैसे ही भारत क्या कर रहा है? फिलीपींस के साथ अपने रिश्ते मजबूत बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत उस स्थिति में आ रहा है कि अगर तुमने ऐसे आंख दिखाई तो हम भी ऐसे ही आंख दिखाएंगे। आइए बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में, थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये 1990 से शुरू हुआ था। ये एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। क्रूज मिसाइल का सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप इसे वर्टिकली ऐसे करके लॉन्च कर सकते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसको आपको ऐसे ही लॉन्च करना पड़ता है। ऐसे लॉन्च करने से ये अपना पैराबोलर पथ को फॉलो करता है, जहां गिराना होता है वहां पे गिरा दीजिए। एंगल लेकर 45 डिग्री का एंगल लेकर मैक्सिमम ले लीजिए। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है ये गाइडेड मिसाइल होता है। जैसे ये लक्ष्य का पीछा करता है, जैसे जहाज ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये भी उसके पीछे ऐसे ऐसे मूव करेगा। देखा होगा आपने इस तरह का मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल है। दूसरा, ये रैमजेट इंजन पे काम करता है। रैमजेट इंजन उन इंजन को कहते हैं जैसे जैसे मिसाइल आगे जाएगी, इसको छोड़ने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आपको जहाज से इसको उड़ा के ऐसे फेंकना पड़ेगा, और एक बार ये चलना शुरू हो जाती है तो वायु की गति से ये अपना चलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक स्क्रैमजेट इंजन होता है। स्क्रैमजेट इंजन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। स्क्रैमजेट इंजन खुद ही चलता है, खुद ही चालू हो जाता है। तो ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो स्क्रैमजेट इंजन पे काम करती है। तो ये है क्रूज मिसाइल। इसको बनाया किसने? इसको 3 लोग मिलकर बना रहे हैं। एक है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, एक है डीआरडीओ, और एक रूस की कंपनी है, उसका नाम है क्या नाम? मसीनोस्ट्रेनिया, ये नाम मैं नहीं पढ़ पाता हूं, मसीनोस्ट्रेनिया। तो फिलहाल ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति जो है वो ध्वनि की लगभग 3 गुना गति है। रेंज इसका 290 किलोमीटर है, और इसमें अगला जो उन्नत संस्करण आया है वो 400 किलोमीटर तक रेंज भी ले सकता है। ब्रह्मोस की तीव्र गति के कारण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों द्वारा इसे बाधित करना, यानी कि जो S400 से नीचे वाले सिस्टम है वो इसको रोक नहीं पाएंगे। S400 रोक लेगा इसको। ब्रह्मोस के नौसैनिकों भूमिगत संस्करण भी 2005 और 2007 में आ गए हैं। नवंबर 2017 में हमने इसे सुकोई 30 में भी आपका इनबिल्ट कर दिया है, और इसके जरिए हमने 1500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज भी प्राप्त की है। और अगर हम इसका उन्नत संस्करण बना लेते हैं, मैक 5 अभी हाइपरसोनिक पे काम चल रहा है, जैसे ही बन जाएगा वैसे ही काम हो जाएगा। तो फिलीपींस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ये सौदा कितने रुपए में हुआ है? 375 मिलियन डॉलर में हुआ है, यानी कि 2780 करोड़ रुपए जो है वो फिलीपींस हमें देगा। तो इस तरीके से ये बढ़िया बात है, तो भारत को काफी फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी ये देखिए, ये है एक अंडर 19 बालिका एकल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला। तो अंडर 19 बालिका एकल में अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने यह रैंकिंग हासिल नहीं की थी, और यह रैंकिंग हासिल करने वाली जो सबसे पहली महिला है वो है तस्नीम मीर। इनका नाम क्या है? तस्नीम मीर। तो तस्नीम मीर जो है वो अंडर 19 बालिका आपकी बैडमिंटन में भारतीय शटलर तस्नीम मीर अंडर 19 बालिका एकल BWF जूनियर रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। 2021 में उन्होंने बुल्गारियाई जूनियर चैंपियनशिप, आल्पस इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर सहित 4 जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं।
फिलहाल ओवरऑल रैंकिंग में वो 602वें स्थान पर है। लेकिन भारतीय पुरुषों की बात करें तो इससे पहले लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी जो है नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। ठीक है सर, संडे को भी आता नहीं, इस बार स्पेशल आ रहा है संडे को, क्योंकि अभी मैं 3-4 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, तो आज मैंने सोचा कि तुम्हारा कम से कम नुकसान हो, तो कम से कम मैं आज का करंट अफेयर्स पढ़ा के जाऊंगा, तो आज आप अप टू डेट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ क्लियर पॉइंट्स की। आज के क्लियर पॉइंट्स में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, कुछ फेमस गर्ल्स रही 2021 में। चलिए आप मुझे बताएं क्या क्या आपको पता है। कुछ फेमस गर्ल्स मतलब ऐसी भारतीय महिलाएं जो मतलब अभी अंडर एज में है, जैसे तजामुल इस्लाम, ये नाम आपने सुना है, भारत की पहली महिला, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल हासिल किया था अंडर 19 कैटेगरी में। अंडर 19 या अंडर 13 था, लेकिन किक बॉक्सिंग से रिलेशन है, जम्मू कश्मीर, और गोल्ड मेडल इन्होंने किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। तजामुल इस्लाम। आर्या राजेंद्रन, यंगेस्ट मेयर ऑफ द कंट्री, यंगेस्ट मेयर ऑफ कंट्री, ये यंगेस्ट मेयर चुनी गई थी, यंगेस्ट मेयर चुनी गई थी। कहां पे? केरल में। कहां पर? केरल में। कहां पर? केरल में। इसके बाद सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन की सीएम थी, 1 डे सीएम इन उत्तराखंड, एक दिन की सीएम चुनी गई थी उत्तराखंड में, एक दिन की सीएम बनाई गई थी उत्तराखंड में, काफी चर्चा में रही। इसके बाद विनीशा उमा शंकर, विनीशा उमा शंकर, विनीशा उमा शंकर जिनको अभी हाल ही में आपकी 16वीं क्वींस बैटन दी गई थी, ये कॉप 26 में स्पीच देने गई थी। ये कहां गई थी स्पीच देने? कॉप 26 में, क्योंकि इन्होंने सोलर पावर बेस्ड एक आयरन बनाया है, सोलर पावर बेस्ड एक आयरन बनाया है, और पर्यावरण को बचाने के लिए ये काफी ज्यादा प्रयासरत रहती हैं। सोलर पावर आयरन, आयरन समझते हैं ना, जो कपड़ों को प्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिद्धिमा पांडे, रिद्धिमा पांडे और विद्युत मोहन, रिद्धिमा पांडे और विद्युत मोहन, रिद्धिमा पांडे और विद्युत मोहन, और आपके हरि मोहन जोशी, हरि मोहन जोशी, विद्युत मोहन और हरिकृष्ण जोशी, इन तीनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर एनवायरमेंट कैटेगरी, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड की रहने वाली है, इन्हें भारत की ग्रेटर थनबर्ग के रूप में भी जाना जाता है। कदापाला रिद्धिविका श्री, कदापाला रिद्धिविका श्री केवल 9 साल की हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और पिछले साल माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियन वुमेन बनी। किसको फतेह करने वाली? किलिमंजारो को फतेह करने वाली, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियन वुमेन बनी। सबसे कम उम्र की क्या बनी? एशियन वुमेन बनी, सबसे कम उम्र की एशियन वुमेन बनी। 9 केवल 9 साल की है, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली सबसे कम बनी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, तो एक बार जाए तो रिवाइज कर लें। तजामुल इस्लाम जम्मू कश्मीर से है, किक बॉक्सिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला था। आर्या राजेंद्रन जो है यंगेस्ट मेयर केरला। सृष्टि गोस्वामी एक दी की सीएम उत्तराखंड। विनीशा उमा शंकर कॉप 26 सोलर पावर आयरन बनाया इन्होंने, और अभी हाल ही में क्वींस बैटन इनको दिया था, ये तमिलनाडु से है। रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड से है, रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड की है, और इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कडापाला रिद्धिविका श्री पिछले साल माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई महिला बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा, एशिया की है, वर्ल्ड में नहीं है, एशिया की है, याद रखना, भारत की तो अपने आप हो जाएगी। सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी कौन बना है? तो यह है पेटीएम। इस बार यह देखा गया कि पेटीएम और एसबीआई में टक्कर रही। क्या हुए कि पेटीएम ने सबसे ज्यादा पेटीएम यूपीआई ट्रांजैक्शन रिसीव किए, और एसबीआई से सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए। तो कुल मिला के एसबीआई से सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए, तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने के मामले में एसबीआई, और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन लेने के मामले में पेटीएम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, पेटीएम जो है ये 2010 में शुरू हुई थी, और विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा कौन है? पेटीएम के मालिक हैं। विजय शेखर शर्मा जो है उन्होंने पेटीएम के फाउंडर हैं, और अभी सीईओ भी है। तो पेटीएम पूरे साल मई 2021 को छोड़कर सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना हुआ है। महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में 2 बड़ी कंपनियों ने रिकॉर्ड बनाए हैं,
पहली कंपनी पेटीएम तो दूसरी कंपनी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नाम दर्ज किया है। दरअसल पेटीएम ने यूपीआई अमाउंट लेने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि एसबीआई से सबसे अधिक यूपीआई पेमेंट किए गए हैं। यह आंकड़ा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। एनपीसीआई का मुख्यालय यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कहां पर है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके जो सीईओ हैं वो है दिलीप असबे। इसके सीईओ कौन है? दिलीप असबे। ठीक है। और एसबीआई का बात करें तो एसबीआई कब से काम कर रहा है? जुलाई 1955 से एसबीआई काम कर रहा है। और इसके वर्तमान समय में जो हेड है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। अच्छा, यहां पर एक यूपीआई आ रहा है। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 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 बहुत बढ़िया। एसबीआई का मुख्यालय कहां है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई का मुख्यालय जो है ये आपका ये भी मुंबई में है। अच्छा, एक नया पद जो है वो साई और AIWF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। साई के हेड कौन है वर्तमान समय में? साई का मुख्यालय दिल्ली में है और उसके जो हेड है वो वर्तमान समय में है संदीप प्रधान। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और IWLF के हेड अभी हाल ही में बनाए गए सहदेव शर्मा। सहदेव यादव। यादव की शर्मा। सहदेव यादव ही याद आ रहे हैं मुझे। सहदेव यादव जो है वो वर्तमान समय में IWLF के यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेड बनाए गए हैं। अब इन्होंने क्या किया है? एक हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं। ये एक नया पद होगा। तो भारत के पहले किसी भी खेल के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जो आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? वेट लिफ्टिंग के लिए आ रहे हैं मतलब सर हाँ बाहर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? मॉरिशस से आ रहे हैं। ये है अविनाश पांडु। इनका नाम क्या है? अविनाश पांडु। अविनाश पांडु जो है एक ये ऐसे डायरेक्टर होंगे जो भारत में भारोत्तोलन के खेल के जो भी कोच वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और भारत में पदों को आगे लेकर के आएंगे। 2016 में इन्होंने इंडोनेशिया के 2 वेट लिफ्टरों को ट्रेन किया था और उनको मेडल जीतने में मदद की थी। उस वक्त ये चर्चा में आए थे। तो इनके नाम का जो सजेशन है वो मिलकर साई और IWLF ने मिलकर के दिया है। तो खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक कब होने वाले हैं? 2024 में। 2024 में पेरिस ओलंपिक में हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अविनाश पांडु को। अविनाश पांडु किस देश से आते हैं? मॉरिशस से आते हैं। और ये इस तरह के पद पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनकी नियुक्ति की सिफारिश भारतीय खेल प्राधिकरण के विदेशी कोच चयन समिति और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अधिकारियों ने साथ मिलकर की है। HPD के रूप में पांडु ने रियो डी जेनेरियो में 2016 के ओलंपिक खेलों में इंडोनेशिया के 2 भारोत्तोलकों को पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चूंकि ये एक अपॉइंटमेंट है तो अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुए वो एक एक करके देख लेते हैं। एस सोमनाथ कमेंट में लिखते जाओ। एस सोमनाथ इसरो के हेड बनाए गए। एस सोमनाथ इसरो के हेड बनाए गए। किसकी जगह ली है? के सिवान की जगह ली है। इतिरा देविस जो है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंकिंग वालों के लिए है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए। कौन? आपके इतिरा देविस। अर्जित पटेल एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। विजयपाल शर्मा जो है ये आपके अपॉइंट किए गए हैं। क्या था? CACP, याद आ गया। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमेटी के दूसरा कार्यकाल इनका, सेकंड टेन्योर इनका। विजयपाल शर्मा याद आ गया ना? हाँ। अलका मित्तल ONGC की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला। ONGC की प्रेसिडेंट बनने वाली, डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला। जी अशोक कुमार नेशनल क्लीन गंगा मिशन के हेड या डायरेक्टर।
अनुपम रे, अनुपम रे, यूएन कॉन्फ्रेंस, यूएन कॉन्फ्रेंस, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण के लिए जो कमेटी है, डिसआर्मामेंट कमेटी के हेड बनाए गए। पंकज शर्मा की जगह लिए, पंकज शर्मा को मॉरिशस में राजदूत बनाया गया है भारत का। संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए, एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक को एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया, एसएसबी के डीजी बनाया गया। क्या बनाया गया? एसएसबी के डीजी बनाया गया। सीपी गोयल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वन विभाग का महानिदेशक बनाया गया, डीजी फॉरेस्ट बनाए गए। विक्रम मिश्री डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल जी के अंदर में काम करेंगे, अजीत डोभाल जी के अंडर में काम करेंगे, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल ये एमडी और सीईओ बनाए गए पंजाब नेशनल बैंक के, एमडी और सीईओ बनाए गए पंजाब नेशनल बैंक के। किसके बनाए गए? एमडी और सीईओ बनाए गए पंजाब नेशनल। नरेंद्र जोड़ी कोपालन, नरेंद्र जोड़ी कोपालन जो है वो साउथ अफ्रीका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपॉइंट किए गए, साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए, साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए। मोहित जैन इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के हेड बनाए गए, इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के हेड बनाए गए, इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के हेड बनाए गए। अब कहां जा रहे हो वीडियो छोड़ करके? इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, सारे के सारे अपॉइंटमेंट करवा दे रहा हूं जो एक पिछले महीने में हुए। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर कौन बनाए गए? अतुल दिनकर राणे, अतुल दिनकर राणे कहां पर बनाए गए? ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर। कैथरीन रसेल हेनरिटा H4 की जगह यूनिसेफ की डायरेक्टर बनाई गई, यूनिसेफ की प्रेसिडेंट बनाई गई कैथरीन रसेल। संजीव मेहता फिक्की के चेयरमैन बने, संजीव मेहता फिक्की के चेयरमैन बने, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन। वीके त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी ये विनोद कुमार त्रिपाठी भाई आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? दुर्गा शंकर मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के सचिव बनाए गए, यूपी के सचिव बनाए गए, यूपी के सेक्रेटरी बनाए गए हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, ये दुर्गा शंकर मिश्रा लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली सारे याद हो जाने चाहिए। एस सोमनाथ इसरो हेड, इतिरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडीओ सीईओ, अरिजीत पटेल, अरिजीत पटेल AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। विजयपाल शर्मा CACP, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, MSP निर्धारित करता है। अलका मित्तल ONGC की प्रेसिडेंट। जी अशोक कुमार NCGM नेशनल क्लीन गंगा मिशन के हेड। अनुपम रे UN कॉन्फ्रेंस फॉर डिसआर्मामेंट। संजय अरोड़ा SSB के DG, ITBP के एक्स्ट्रा प्रभार सौंपा गया है। CP गोयल DG फॉरेस्ट। विक्रम मिश्री DNSA यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अतुल कुमार गोयल MD और CEO PNB। नरेंद्र जोड़ी गोपालन साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट में। मोहित जैन इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के हेड। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रेसिडेंट। संजीव मेहता फिक्की के चेयरमैन। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की चेयरमैन। वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के सेक्रेटरी चुने गए हैं। ठीक है, आ गया? हाँ जी। अगली जानकारी, ये कल हमने चर्चा कर लिया है कि 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन लापता भारतीय मूर्ति, कल मैंने आपको बताया था, तो ये इंग्लैंड से आई है, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं था तो मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डाला है यार। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो ये मूर्ति जो है ये बकरी के सिर वाली एक योगिनी की मूर्ति है, जिसे 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लोखरी मंदिर से हटाया गया था और अब ये भी कहां मिली? ये अभी इंग्लैंड में मिली। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 14 जनवरी 2022 को कहां पर संपन्न हुआ?
तो कचाई लेमन जो है इसको जीआई टैग प्राप्त है मणिपुर का। मणिपुर का जीआई टैग है कचाई लेमन। काफी बड़ा लेमन होता है और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी को लेकर के एक उत्सव मनाया गया। ये आपका कहां पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। इसको याद रखिएगा। कचाई लेमन उखरूल जिले के कचाई गांव में 2 दिवसीय कार्यक्रम था और ये मणिपुर में मनाया गया। कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। इसको जीआई टैग प्राप्त है। इसका जो विषय वस्तु रहा वो क्या रहा? इसका जो विषय वस्तु रहा वो आपका रहा ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल एनवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का सिराखा खोंग चिली और तामिंग लॉन्ग ऑरेंज को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च की थी जो भी कोविड-19 से अफेक्टेड लोग हैं। मीराबाई चानू उनको अभी हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मीराबाई चानू को एएसपी बनाया जाएगा आपके पुलिस डिपार्टमेंट में। ऐसा ही लवलीना बोरगोहान को आपका डीएसपी बनाया गया है। कहां पर? आसाम में। चाखाओ जो है ये काला चावल है, जीआई टैग प्राप्त हुआ इसको। इसके अलावा कैपिटल की बात करें तो इंफाल। ला गणेशन जो है वर्तमान समय में मणिपुर के गवर्नर है। एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है। लोकटक लेक, किबिल लामजाओ, सिरोही नेशनल पार्क, ये यांगो पोकबी लोकचाओ, जिरी मकरू कैलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये प्रमुख नेशनल पार्क है। स्टेटहुड डे 21 जनवरी 1972 को स्टेटहुड डे मनाता है। पोलो का जन्म स्थान मणिपुर को माना जाता है। ऐसा कौन सा राजा था, ऐसा कौन सा सम्राट था जिसका पोलो खेलते टाइम मृत्यु हो गई थी? एक व्यक्ति था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, बताइएगा। रासलीला, खंबा थोबी, नूपा पाला, किम्बल डांस और करतल छोलो, ये प्रमुख डांस फॉर्म है मणिपुर के। एनिमल जो है संगई है। ट्री की बात करें तो मणिपुर में अंगारे और नेपाली बोला जाता है। नेपाली में अंगारे बोला जाता है, मणिपुर में उनिंग थाउ बोला जाता है। चीफ जस्टिस वर्तमान समय में सुधांशु धूलिया है गुवाहाटी हाईकोर्ट से। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अगल बगल आपको आसाम, नागालैंड और मिजोरम मिल जाएगा, जबकि ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है शेयर करता है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या बात है। अगली जानकारी, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जितने भी गार्ड हैं उन सभी के आगे मैनेजर शब्द लगा दिया है, गार्ड शब्द को हटा दिया। तो जो लोग एनटीपीसी में जा रहे हैं उनकी जो वैकेंसी होगी अब वो मैनेजर कहलाएंगे। रेल मंत्रालय ने 13 जनवरी के एक आदेश में कहा कि असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब क्रमशः असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह सीनियर गुड्स गार्ड को भी अब सीनियर पैसेंजर गार्ड की जगह सीनियर गुड ट्रेन मैनेजर और सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टेडियम में स्टैंडिंग में कौन से नंबर पर आ गया है? तो भारत इस अपने स्थान से फिसलकर 5वें नंबर पर आ गया। भारत की रैंकिंग जो है वो गिर गई है। भारत टेस्ट चैंपियनशिप में 4थे से 5वें स्थान पर खिसक गया है। इस बार बड़ा खराब प्रदर्शन रहा। 9 टेस्ट खेले जिसमें से 4 जीते, 3 हारे और 2 ड्रॉ रहे, इसलिए भारत की जो टेस्ट रैंकिंग है वो 5वीं हो गई है। पहले नंबर पर श्रीलंका है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है और चौथे नंबर पर कौन है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। न्यूजीलैंड होना चाहिए ना पहले नंबर पे, न्यूजीलैंड पहले होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे श्रीलंका को पहले बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, श्रीलंका पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है और फिर पाकिस्तान है। भारत का स्थान जो है वो 5वें नंबर पर आ गया है। अच्छा, भारत की फीफा रैंकिंग कितनी है, किसी को पता है? भारत की फीफा रैंकिंग कितनी है? 104। अब बारी है आज के वन लाइनर करने की। आज के वन लाइनर में भारत में सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कौन सा देश भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला देश बना है? दैट इज फिलीपींस। और बालिका एकल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तस्नीम मीर। पेटीएम जो है वो सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में किसे बुलाया है? अविनाश पांडु को। और 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन लापता भारतीय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? इंग्लैंड से। इसके अलावा 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 14 जनवरी को कहां संपन्न हुआ? मणिपुर में। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। और भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 4थे स्थान तक खिसक कर कौन से नंबर पे आ गया? 5वें नंबर पर आ गया है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया है। 2 लोग चुने गए। एक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भले उनके लिए चुनाव नहीं हुआ लेकिन वो तो निर्विरोध ही चुने गए थे ना। और फिर नीलम संजीवन रेड्डी, 2 लोग थे।
एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीवा रेड्डी। कोमल कश्यप, थैंक यू कोमल, और इनका आंसर सही था। बाकी किसी में बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही किया था। आज प्रश्न नहीं है, हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय टाटा। सर इस टाइम और भी क्लास होती है, 7 बजे से आने लगेगा ना। अब अगला करंट अफेयर 21 तारीख को आएगा 7 बजे। तो आज की पीडीएफ और कल की पीडीएफ, कल पीडीएफ डालना भूल गया था, तो दोनों पीडीएफ आज उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। नहीं हिरेन, ज्यादा परेशान मत होइए। अब आप डेली करंट अफेयर्स अभी करते रहिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 जो होगा उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जो कंपाइल करंट अफेयर्स होगा। फिलहाल आप ईयरली करंट अफेयर्स कर सकते हैं, जनवरी टू अक्टूबर वाला जो कराया वो आप कर लो तब तक। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।